नमस्कार, चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से। क्या आदिकाल से शुरू हुआ आदि मानव से मानव तक की ये ऐतिहासिक सफ़र में फिर वक्त था डच, वलंदा, हूण, शक, मुगल, अंग्रेज तक लोग आ गए। राजा भी चले गए, रजवाड़े भी चले गए। लोग राजाशाही, सरमुख्तरशाही, साम्यवाद, समाजवाद और फिर लोकशाही। लोग आज़ादी चाहते हैं, लेकिन क्या असल में अमेरिका हो या इंडिया हो या कोई भी देश हो, क्या लोकशाही है? क्या हर घर और कुटुंब में, समाज में लोकशाही है? बात 10 जुलाई 2015 मैंने आर्टिकल्स 2 पढ़े। मैंने सोचा सुबह सुबह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज थाने में आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर पहुंचे। उन्होंने एक धमकी देने वाले के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई। इस एफआईआर ने उत्तर प्रदेश की सियासत को दहला दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और एफआईआर हुई थी मुलायम सिंह यादव के खिलाफ। एफआईआर का क्या हुआ मालूम नहीं, लेकिन अमिताभ ठाकुर की नौकरी बहाल रही। फिर आई बीजेपी सरकार और आदित्यनाथ योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान अमिताभ ठाकुर ने कुछ भूमाफिया के खिलाफ रिपोर्ट बताया काटा संख्या 63, रकबा करीब 26 बीघा जमीन कानपुर विकास प्राधिकरण की है, और इस पर सुरेश पाल, दीपक यादव व सुरेश कुमार शुक्ला नामक भूमाफिया का कब्जा है। इस 700 करोड़ की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करने के लिए भी कहा है। और फिर अमिताभ ठाकुर जबरिया रिटायर कर दिए गए। अमिताभ ठाकुर के आवास पर जबरिया रिटायर्ड आईपीएस लिखा हुआ है। दरअसल उसका रिटायरमेंट 2028 में था, लेकिन योगी सरकार की अनुशंसा पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें जबरिया रिटायरमेंट दे दिया। अब अमिताभ ठाकुर देवरिया में पत्नी के नाम की जमीन के मामले में गिरफ्तार गए हैं और आरोप है गलत पता, गलत जानकारी देने का। और यहीं से एक दूसरी कहानी शुरू होती है कि मुझे मारना है तो मार दीजिए, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। टॉप सीक्रेट पूर्व आईपीएस ठाकुर की अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तार के जो मैंने पढ़ा, उसमें जो जानकारी कि रात के करीब 2 बजे होते हैं, ट्रेन शाहजहाँपुर में होती हैं और ट्रेन नंबर 12429 लखनऊ NDLS AC एक्सप्रेस कोच M3। ट्रेन के कोच में अचानक से पुलिस के कुछ जवान घुसते हैं, कुछ पुलिस की वर्दी में, कुछ लोअर टी शर्ट में। पुलिस अधिकारी समेत कुछ जवान प्लेटफॉर्म पर होते हैं और अमिताभ ठाकुर को चलने के लिए कहा जाता है। वे वजह पूछते हैं कि मेरी खता क्या है। उन्हें पकड़कर बाहर निकाला जाता है। वे यहाँ तक कहते हैं कि अगर मुझे मारना है तो यहीं मार दीजिए, मैं नहीं जाऊँगा। और अमिताभ ठाकुर को जबरिया बाहर ले जाने के बाद पुलिस ने के कुछ जवान अंदर आते हैं, उनका सामान और जूते लेकर बाहर जाते हैं। एक पूर्व आईपीएस अधिकारी जो लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार और खुद योगी आदित्यनाथ को भी कदाचार के कटघरे में खड़ा कर रहा था, को एक 25 साल पुराने सिविल प्रकृति के मामले में रातों रात ट्रेन से इस तरह गिरफ्तार किया जाता है, मानो वो
लश्कर का फिर जैश के ट्रेनिंग सेंटर से लौट रहा हो। इस बीच कोडीन माफिया कानून के शिकंजे से बाहर हैं। इस बीच जहरीली कप सिरप के सौदागर लखनऊ के पलासियो मॉल से संभवतः पीटर इंग्लैंड या फिर एलन खोली की शर्ट खरीदने के बाद ससम्मान गिरफ्तारी दे रहे होते थे। राम राज्य अपने पूरे शबाब में है। ये मैंने जो पढ़ा वो मैं आप तक पहुंचाता हूँ कि क्या देश किस तरह गुजरात में भी यही हो रहा है। मैंने पढ़ा कि एक पूरा का पूरा गांव कोई बिल्डर ने गांव वालों को पता ही नहीं है उसके नाम कर दिया। आगे एक और भी मैंने पढ़ा कि बाहुबली एमएलए विनोद चंद्र सिंह को आईपीएस कुणाल किशोर ने हेलीकॉप्टर से गिरेबान खींचकर मार। बिहार के पलम जिले में एक ऐसा दबंग था जिसका नाम सुनते ही लोग थरथर कांपने लगते थे। उसका नाम था विनोद सिंह। विनोद का आतंक इतना बढ़ गया था कि न केवल उसके गांव के लोग बल्कि आसपास के गांव के लोग भी उससे डरते थे। वह अपने इरादों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, चाहे वह जमीन हो, किसी का घर हो या किसी की बेटी। विनोद सिंह को जो चीज़ पसंद आ जाती वह उसे ज़बरदस्ती हासिल कर देता था। शुरुआत में वह बस एक गुंडा था जो अपनी मर्जी से लोगों को परेशान करता था। जब कोई लड़की उसे पसंद आती तो वह उसे उठवा लेता। धीरे धीरे उसने राजनीति में कदम रखा और विधायक बन गया। अब वह एक ऐसा विधायक था जिस पर पुलिस भी हाथ डालने से कई बार सोचती थी और उसके नाम से सब डरते थे और उसकी बातों का कोई विरोध नहीं करता था। क्या इस देश में एक वक्त था, मैं हर वक्त कहता हूँ कि 1947 के बाद मैंने वो वक्त देखा जो राजकारण में एडवोकेट्स आते थे, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग आते थे, डॉक्टर्स आते थे, वकील आते थे, इंजीनियर्स आते थे और टेक्नोक्रेट्स भी आने लगे। और अब धीरे धीरे एक ऐसी परिस्थिति का सर्जन हो गया। एमपी एमएलए, छोटे छोटे सरपंच, गांव में, म्यूनिसिपालिटियों में, हर जगह राजकारण में 2 करोड़ लोग आज इसी तरह आ गए हैं कि एक बिजनेस बना दिया है, इसे बिजनेस मॉडल बना दिया है। और उसमें जब अच्छे इंसान आने की बजाय, पढ़े लिखे इंसान आने की बजाय, समाज में प्रतिष्ठित इंसान आने की बजाय जब गुंडाइज्म और वो पक्ष वाले भी एक पक्ष को चलाने के लिए, अपनी वोट बैंक नीति को चलाने के लिए, सत्ता में आने के लिए जब इन गुंडाओं को, इन बदमाशों को जब उपयोग करने लगे, तब देश में एक लतीफ़ जिसका बेटा मेरे क्लास में वो लेकर आता था, मैंने देखा था। कभी मैं सोच नहीं सकता कि वो इतना बड़ा, इतनी सारी जगह से एक साथ इलेक्ट करके आ सकेगा और उसको राजकारण का सपोर्ट मिल गया और फिर उसका एनकाउंटर करना पड़ा। कैसे हो सकता है? अगर राजकारण, पुलिस तंत्र का सपोर्ट और कायदे का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता तो देश में अराजकता, गुंडाइज्म आगे बढ़ जाएगा। आज धर्म और राजकारण इतना मिल गया है कि राजकारण और धर्म का अपराधीकरण हो गया है और उसमें इन सो कॉल्ड नेताओं जो अपने आप को सेवा के लिए समर्पित करने वाले लोग जब सत्ता में आ जाते हैं, जो खुद गुंडे हैं, जो खुद बदमाश हैं,
जिसका इतिहास काला कलंकित है, जो शराब के धंधे में, गुंडाइज्म के धंधे में जुड़े हुए हैं, वो लोग जब सत्ता में आ जाते हैं तब लोकशाही कैसे बचेगी, गरीबाई कैसे दूर होगी, बेरोजगारी कैसे। आज बेरोजगारी सिर्फ 2 करोड़ साधु संत सो कॉल्ड, मैं सो कॉल्ड 2 करोड़ राजकारणी, अगर 4 करोड़ 140 करोड़ में ऐसे ही लोग आ जाएंगे तो देश की लोकशाही किस तरह बचेगी। मैं युवा धन को, अगर मीडिया, अगर जुडिशरी, अगर पुलिस तंत्र, अगर संस्थानें अगर बिक जाएगी तो लोकशाही कैसे बचेगी, वो मैं आप पर छोड़ देता हूँ। मेरा काम है सिर्फ एक शिक्षक होने के नाते आपको आगाह करना कि अगर समाज को बचाना है, कुटुंबों को बचाना है, गरीबों को बचाना है, महंगाई से मुक्त होना है, बेरोजगारी से मुक्त होता है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए और अपराधीकरण संपूर्ण राजकारण से मुक्त होना चाहिए। तब देश प्रगति कर सकता है। बाकी आज़ादी का मतलब कुछ नहीं रहेगा। यही आज का पैगाम।